नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लॉ समझो के एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मयंक राज और आज हम लोग समझेंगे आईपीसी 1860 का चैप्टर 1, जिसमें 5 सेक्शन दिए गए हैं। हम लोग सब एक एक करके हर सेक्शन को डील करेंगे, हर सेक्शन क्या बोलता है उसको समझेंगे। पर चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आईपीसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो रोल प्ले करते हैं, वो फैक्ट्स हैं क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीसी में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 23। आईपीसी का एक्ट नंबर कितना है? 45। आईपीसी में सेक्शन कितने हैं? तो 511। अब बात आता है कि आईपीसी को किसने ड्राफ्ट किया। अगर आप लोग पहले से आईपीसी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि आईपीसी को ड्राफ्ट करने वाले हैं लॉर्ड मैकॉले। फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा लॉर्ड मैकॉले ने इन्हें ड्राफ्ट किया है। अब लॉर्ड मैकॉले ने इसे ड्राफ्ट किया तो लॉर्ड मैकॉले अकेले तो नहीं होंगे फर्स्ट लॉ कमीशन में, उनके साथ कुछ हेल्पिंग हैंड भी होंगे। तो उन हेल्पिंग हैंड्स, उन लॉ कमीशन के मेंबर्स का नाम क्या है? आईपीसी में कभी कभी इस टाइप का पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि लॉर्ड मैकॉले के साथ कौन कौन से और भी सदस्य थे जो फर्स्ट लॉ कमीशन में आईपीसी के इस बुक का निर्माण करने में मदद किए या सहयोग किए। तब उन सहयोगी हाथों के बारे में जानते हैं, उन अलग अलग शख्स के बारे में जानते हैं। तो पहला नाम है हम लोग का लॉर्ड मैकॉले, जो चेयरमैन थे या हेड बोल सकते हैं। इनके साथ 3 मेंबर थे। पहले थे सर मैकलियोड, दूसरे थे सर मिलेट और तीसरे थे सर एंडरसन। इसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं M3A। कौन कौन? पहले मैकॉले, दूसरा मैकलियोड, तीसरा मिलेट और चौथा एंडरसन। M3A। तो ये तो सब कुछ नॉर्मली हेल्पिंग हैंड है, इन्होंने मदद कर दिया बनाने में। पर नाम किसका हुआ? ज़्यादातर हम लोग किसको जानते हैं? मैकॉले को। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है आईपीसी का इनएक्टमेंट डेट क्या है? 6 अक्टूबर 1860 6 अक्टूबर 1860 को ये इनएक्टमेंट हुआ। अब इनएक्टमेंट मतलब प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट का साइन होता है तभी कोई बिल एक्ट बनता है। तो इनएक्टमेंट का मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब साइन करते हैं कोई बिल पे तो वो इनएक्टमेंट कहलाता है उस डेट को। तो इस आईपीसी 1860 का जो है उसका इनएक्टमेंट डेट क्या है? 6 अक्टूबर 1860। अब इनफोर्स मतलब लागू कब से हुआ? तो लागू होने का डेट है आपका 1 जनवरी 1862। 2 साल के बाद ये लागू हुआ। अब चलते हैं प्रियम्बल पर। प्रियम्बल से पहले एक क्वेश्चन है, क्या जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी लागू होता है? तो इसका आंसर है यस, आईपीसी लागू होता है। तो आईपीसी जब लागू होता है तो कैसे बता सकते हैं कि कब लागू हुआ, उसके पहले क्या था? ये सब कहाँ से पता चलेगा? कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा। कुछ सालों पहले तक तो नहीं था, जहाँ तक मुझे याद है। जब मैं 4 साल पहले की बात है, समझिए, जम्मू एंड कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं माना जाता था इस देश का। 366 हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता, उसको अलग तरीके से देखा जाता था कि वो अपना पार्ट होते हुए भी इंडिया का,
अपना नहीं माना जा पाता था। पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद ये सब चेंज हो गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आईपीसी को ऐड किया गया है 48 नंबर पे, फिफ्थ शेड्यूल के टेबल नंबर 1 में इसे ऐड किया गया है 48 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद अब पूछा जा सकता है कि अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले वहाँ पे क्या लागू था, तो वहाँ पे रणवीर पीनल कोड चलता था। रणवीर पीनल कोड के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में दंड दिया जाता था। दंड देने का प्रावधान रणवीर पीनल कोड करता था। पर अब क्या है, अब आईपीसी लागू है, अब आईपीसी ही चलता है सब जगह। अब बात करते हैं प्रीएम्बल पे। अब हम लोग फैक्ट्स की बात हो गई, प्रीएम्बल पे आते हैं। पर एक पॉइंट और है, जहाँ तक मुझे याद है एक पॉइंट और है, उसे भी डील कर लेते हैं। आईपीसी, अब ये बुक है, आईपीसी का बियर एक्ट है, सेंट्रल लॉ एजेंसी का। अब इसमें क्या दिया हुआ है, मेनली है क्या, ये पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सारे अपराधों के बारे में दिया हुआ है। अब बात आती है कि अपराधों के बारे में दिया हुआ है तो क्या सिर्फ डेफिनेशन दे के ख़त्म कर दिया गया है, या सिर्फ इसका पनिशमेंट दे के ख़त्म किया है? तो इसमें दोनों दिया गया है। आईपीसी में कुछ सेक्शन डेफिनेशन सेक्शन माने जाते हैं, कुछ सेक्शन पीनल सेक्शन माने जाते हैं। पीनल का मतलब पनिशमेंट वाले, पनिशमेंट सेक्शन माने जाते हैं। जैसे कि सेक्शन 300 है, 300 क्या है, मर्डर के बारे में दिया हुआ है, और इसका पनिशमेंट 302 में दिया गया है। पनिशमेंट कि पनिशमेंट अगर कोई कर रहा है, पनिशमेंट बोल रहे हैं, मर्डर अगर कोई कर रहा है तो धारा 300 में उसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि अगर कोई इस तरीके से कोई कृत्य करता है तो उसे मर्डर कहते हैं। और 302 में क्या दिया गया, अगर 300 के हिसाब से कोई कार्य हुआ है तो उसे इतना इतना दंडनीय मिलेगा, इतना दंड मिल सकता है, तो उतना पनिशमेंट अलॉट हो सकता है उसको। आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है, ये एक प्रोसीजर लॉ नहीं है। अब सब्सटैंटिव क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ है या वैसा लॉ है जो हमें डेफिनेशन और पनिशमेंट के बारे में बताता है, और प्रोसीजर लॉ वो लॉ है जो सब्सटैंटिव लॉ को प्रोसीड करता है। जैसे कि अगर हम 300 के तहत कोई खून किए तो खून हुआ तो उसके बाद डायरेक्ट आपको सज़ा तो नहीं मिल जाएगा कि भाई 302 में लिखा हुआ है कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या नहीं तो फांसी मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट फांसी तो दे नहीं देगा। आपको क्या होगा, जिसका खून किए हैं, मर्डर किए हैं, वो एफआईआर लिखवाएगा उसके रिलेटिव जाके पुलिस स्टेशन में। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन से चार्जशीट बनेगा, चार्जशीट से इंक्वायरी होगा, उसके बाद ट्रायल चलेगा, फिर जजमेंट आएगा, तब जाके मुझे पनिशमेंट मिलेगा या किसी को पनिशमेंट मिलेगा। तो इस हिसाब से सब्सटैंटिव लॉ अलग होता है प्रोसीजर लॉ से। अब हम लोग चलते हैं प्रीएम्बल की तरफ। अब बात करते हैं हम लोग आईपीसी के प्रीएम्बल की, कि आईपीसी का प्रीएम्बल जिसे उद्देशिका बोलते हैं वो बोलता क्या है। तो आईपीसी का प्रीएम्बल बोलता है, whereas it is expedient to provide a general penal code for India। इसका मतलब है कि पूरे भारत में एक जनरल पीनल कोड का एप्लीकेबल करना है। एक भारत एक दंड संहिता, पूरे भारत में एक ही दंड संहिता से सज़ा मिलेगी। यहाँ पे एक्सपीडियंट का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल और एफिशिएंट। मतलब
इसको एप्लीकेबल करना है, प्रैक्टिकल में लाना है, एफिशिएंट वे में, ताकि इसका असर दिखे। ये नहीं कि आज भारतीय दंड संहिता से सजा मिल रहा है तो कल किसी और एक्ट से सजा मिले। एक भारत एक दंड संहिता। अब सेक्शन 1 में आता है। सेक्शन 1 बोलता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ दिस एक्ट, एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड। इसका मतलब क्या है? टाइटल तो इंडियन पीनल कोड सब जानते हैं, जो स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूँ। उसके बाद एक्सटेंड कहाँ है इसका, कहाँ तक इसका विस्तार है? तो ये पूरे संपूर्ण भारत पर विस्तार है, पूरे भारत में। अब पूरे भारत में क्या लैंड आता है? आता है। वाटर आता है? आता है। एयर आता है? आता है। मतलब कि भारत के क्षेत्र में आप कहीं भी हो, हवा में हो, पानी में हो, धरती पर हो, अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार आपको दंड मिलेगा। अब सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। अब पनिशमेंट जो इंडिया के अंदर हुआ उसके ऊपर ये सेक्शन 2 लगता है। अब इंडिया के अंदर कौन कौन आते हैं भाई? अब क्या इंडिया के अंदर सिर्फ सिटीजन आते हैं, नॉन सिटीजन नहीं आते हैं? तो विद इन इंडिया, यहाँ पे इंडिया का बात हो रहा है, यहाँ पे सिटीजन का बात नहीं हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंसान पे लगे। यहाँ पे इंडिया का बात हो रहा है। अब इंडिया में आकर अगर कोई फॉरेन भी अगर कोई क्राइम करता है तो उसको भी भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही सजा मिलेगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि अब कि मैं तो फॉरेनर हूँ, मैं यहाँ पे घूमने आता, मैं सिटीजन नहीं हूँ इंडिया का, तो मुझे पे आईपीसी लागू नहीं होता। नहीं, आप इंडिया में आए हैं, इंडिया में आके एक मर्डर किए हैं या कोई और हीनियस क्राइम किए हैं जो पनिशेबल है इंडियन पिनल कोड के अनुसार, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि आप बाहर के देश के हैं या फॉरेनर हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है? तो पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 बोलता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट which by law may tried within India। मतलब कि भारत के बाहर भी होने वाले कोई भी अपराध भारत में कैसे ट्रायल होगा, उसका फैसला कैसे होगा? तो इसमें ये बोलता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है जो भारत के बाहर जाके कोई अपराध कर रहा है तो उसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार पनिशमेंट मिलेगा। अगर कोई अपराध वो कर रहा है जो भारतीय दंड संहिता में रजिस्टर्ड लिखी हुई है, अंकित है, जैसे कि अगर वो कोई चोरी कर रहा है बाहर जाके, चोरी दिया हुआ है आईपीसी 1860 में, उसका पनिशमेंट भी दिया हुआ है। तो अगर वो चोरी कर रहा है इंडिया से बाहर जाके तो उसे पनिशमेंट मिलेगा इंडिया के इंडियन पीनल कोड 1860 के अनुसार। अब वो व्यक्ति यह तर्क नहीं दे सकता कि मैं तो इंडिया में था नहीं, मैंने ये चोरी तो कहीं विदेश में की है, तो आप मुझे कैसे दे सकते हैं सज़ा इंडियन पीनल कोड के अनुसार, और वहाँ पे तो चोरी को पनिशेबल नहीं माना जाता है। तो ये सेक्शन बोलता है कि नहीं, अगर आप भारतीय हैं और अगर आप कोई सज़ा या क्राइम कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं जो इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है पनिशेबल, तो आपको सज़ा मिलेगी, भले आप कहीं भी रहें। अब सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस में क्या है उसका, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें 2 क्लॉज दिए हैं। पहला क्लॉज 4 का 1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 और 4 के क्लॉज 1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें भी यही बोलता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर जाके कोई अपराध कर रहा है तो उसे आईपीसी के अनुसार दंडित किया जाएगा। क्लॉज 2 इसमें इम्पॉर्टेंट है। क्लॉज 2 बात करता है कि अगर कोई एयरप्लेन या शिप रजिस्टर्ड है इंडिया के नाम पे, तो उसे भी इंडिया का एक हिस्सा माना जाएगा, एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंडिया का माना जाएगा। और अगर उस शिप पे या प्लेन पर भले वो दुनिया में, वर्ल्ड में
कहीं पर भी खड़ा है, चल रहा है या कुछ भी हो, अगर वो प्लेन के अंदर या शिप के अंदर कोई ऑफेंस हो रहा है, वो कोई भी करे, अगर कोई फॉरेनर करे या कोई इंडियन करे, वो पनिशेबल होगा इंडियन पिनल कोड के अनुसार। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु रजिस्टर्ड हो जाता है इंडियन के नाम पर, तो उसे इंडियन गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मानती है। एक इंडिया का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पार्ट बन जाता है, वो एक हिस्सा बन जाता है भारत का। अब भारत का हिस्सा अगर बन जाता है कोई, तो सेक्शन 2 में क्या बात किया गया था कि अगर कोई भी अपराध भारत में होता है तो उसे दंडित किया जाएगा आईपीसी के अनुसार। तो अब वो भी दंडनीय होगा, भले वो फॉरेनर रहे या कोई इंडियन। अब बात करते हैं सेक्शन 5 आईपीसी का। तो सेक्शन 5 ये कहता है कि भारतीय दंड संहिता किस किस चीज पर लागू नहीं होता है, किन किन पर लागू नहीं होता है। तो भारतीय दंड संहिता लागू तो सब पे होता है, अब किस पे नहीं होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय सरकार में जो सैनिक हैं, नौसेना हम लोग की, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों पर इंडियन पिनल कोड एक्ट नहीं करता। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों पे हम लोग का आईपीसी लागू नहीं होता। उनको आर्मी फोर्स अपने तरीके से, उनका अलग अलग नियम होता है पनिशमेंट देने का, कोर्ट मार्शल होता है उसमें, तो वो अलग है। वो भारत में एक्सेप्शंस में डाला गया है कि भारतीय दंड संहिता में का एप्लीकेशन उस पर नहीं है। कुछ सर्टेन लोकल लॉज है, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, उस पर लागू नहीं होता है। सेक्शन 41 में दिया हुआ है आपका लोकल लॉज आईपीसी का, तो उसमें दिया हुआ है कि लोकल लॉज पे लागू नहीं होता जल्दी। अब मैरिटल लॉ हो गया, मार्शल लॉ हो गया। मार्शल लॉ में आपका तीनों नेवी, एयरफोर्स और आर्मी आ गया। स्पेशल एक्ट भी होता है एक। अब स्पेशल एक्ट क्या है, जैसे कि पोस्को एक्ट हो गया, उस पर लागू नहीं होगा। SC ST एक्ट हो गया, उस पर लागू नहीं होगा ये आईपीसी। अब और भी कोई जगह है जहाँ पे लागू नहीं होता, तो भाई हाँ, और भी जगह है, जैसे कि कोई फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं हम लोग के पास मीटिंग के लिए, तो उस समय आईपीसी उन पर लागू नहीं होता है। अगर कोई शांति दूत आ रहा है भारत, तो उस पर लागू नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ने चैप्टर 1 आईपीसी का कंप्लीट किया, और इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसको आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन, स्मार्टफोन या लैपटॉप में। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, और लॉ की जानकारी के लिए जुड़े रहें लॉ समझो विद मयंक में। वीडियो रेगुलर आते रहेंगी आपके अपने चैनल लॉ समझो विद मयंक में। धन्यवाद।